संदेश दे चुका है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ हुए समझौते के बाद चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। परिवर्तन यात्रा के दौरान बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला। महाराष्ट्र में राज्यपाल को देहरादून जाने के लिए सरकारी विमान नहीं दिए जाने पर विवाद हो गया और उत्तराखंड के चमोली में रैणी गांव और तपोवन में राहत और बचाव के दौरान अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में रैली की। सालों पहले बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह रही कि अमित शाह की ठाकुर नगर की रैली को अहम माना जा रहा है, जिसमें अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शाह जो कहेंगे उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतुआ समुदाय के लोगों के बीच आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो जैसे ही ठाकुरबाड़ी मैदान पहुंचे, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो उनका भारत की नागरिकता पाने का सपना सच करेंगे। वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से हिंदू शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं, उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में न चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की, परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की जो परिवर्तन यात्रा है वो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शुरुआत की है। जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमतार अपचेष्टा करे যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসেছেন। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे,
लेकिन दिल्ली हिंसा और इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। 100 बात की एक बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है। उन्होंने नागरिकता कानून का ब्रह्मास्त्र चलाया है, जिसकी काट ढूंढना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं हो। वो क्या है कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून का राजनीतिक गणित बहुत उलझा हुआ। इस कानून को टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताकर काफी बवाल मचा चुके हैं, जबकि बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों का भविष्य नागरिकता कानून पर ही टिका हुआ है। नागरिकता कानून से मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, ये हुआ टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने ही खड़ा किया। ऐसा करते समय वो भूल गए कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय भी तो है, जिसके लाखों सदस्य नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हीं मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता कानून के फायदे गिनाकर ममता बनर्जी को राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा दिया। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के जिक्र भर से ममता बनर्जी हत्थे से उखड़ जाती। हमने सीए का कानून पारित किया है, ये देश की संसद का कानून, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या? मतुआ समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? शरणार्थी भाई बहन रहने देंगे क्या? ममता जी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारा मुद्दा क्या है? सिर्फ विकास। उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है धर्म, उनका मुद्दा है कुछ और। हाँ, जो कि बंगाल में बीजेपी का उपस्थिति कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं है, भविष्य भी नहीं रहेगा। और वो बोल रहे कि बंगाल हमारा टारगेट है। अरे एक स्टेट टारगेट कैसे हो सकता है? दरअसल पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून अब टीएमसी के लिए ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अगर टीएमसी नागरिकता कानून पर चुप रहती है तो मुस्लिम समुदाय के वोटरों के छिटकने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में करीब 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। उनके पास टीएमसी के अलावा भी विकल्प हैं। इसलिए ममता बनर्जी नागरिकता कानून पर चुप रहकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती। वहीं नागरिकता कानून का विरोध करने पर मतुआ समुदाय टीएमसी से दूर हो सकता है। और ममता बनर्जी को मालूम है कि पिछले 10 साल में उनकी कुर्सी जिन मजबूत पायों पर टिकी है, उनमें एक पाया मतुआ समुदाय का भी। पश्चिम बंगाल की कम से कम 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय के वोटर ही जीत हार का फैसला कर सकते हैं। मतुआ समुदाय के ज्यादातर वोटर एकजुट होकर ही वोट करते हैं, इसलिए उनका समर्थन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत मायने रखता है। मतलब कि अब ममता बनर्जी को तय करना है कि वो मतुआ समुदाय को साधना चाहती हैं या मुस्लिम समुदाय, क्योंकि बीजेपी के नागरिकता कानून वाले दांव के पास अब वो दोनों समुदायों के साथ एक साथ तो उनको नहीं खुश कर पाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जिस धौली गंगा के किनारे राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद इस खबर ने कुछ देर के लिए वहां राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को डरा दिया और पानी के बढ़ने की खबर मिलते ही सभी लोग काम छोड़कर तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। रैणी गांव में सैलाब से जो पुल टूट गया था, उसे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो मजदूर उस पुल को बनाने के काम में जुटे, वो भी अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर भागते नजर आए। तमाम जितनी मशीनें थी उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। जितने भी ट्रक्स अंदर गए हुए थे उन सबको निकाला जा रहा है। सारे लोग ऊपर आ गए हैं। पहले से मुस्तैद प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी। पानी बढ़ने की संभावना है, ऊपर से धुआं आया है, पानी बढ़ सकता है। रैणी गांव की तरफ तपोवन में भी कुछ देर के लिए ऐसा ही माहौल बना रहा। जिस सुरंग में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां से भी सभी बचाव कर्मियों को बाहर बुलाया गया। तपोवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अधिकारी थे, लेकिन अचानक यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। बहुत देर तक प्रशासन के अधिकारियों ने नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखी और जब उन्हें लगा कि इस बार किसी तरह का खतरा नहीं है, तो काम को फिर से शुरू किया गया। अभी यहाँ पर काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन जितनी भी टीमें हैं, कुछ ही टीमें वहाँ जा रही हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। उस हादसे के बाद वहां उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर लोग फंसे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। एनटीपीसी के इस प्लांट में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बचाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी। लेकिन सुरंग के अंदर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में राहत दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी परेशानी तो मलबा हटाने की है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जा रही है, लेकिन रास्ते में जगह जगह चट्टानें उनकी राह में रोड़ा बन रही। हम मलबा निकाल रहे थे 3 दिन से, उसमें खत्म नहीं हो रहा, मलबा आए जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार तो ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाने से भी राहत और बचाव के काम में देरी हो रही है, जिससे उन लोगों के जिंदा होने की खबर, जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उस टनल में पहुंची जहां यह मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है उस टनल के अंदर जहां पर पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल भी वहां पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हर कोई चाहता है कि जो अंदर है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ईश्वर उनकी अंदर मदद कर रहा हो। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर का ही रास्ता साफ हो पाया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए पुलों को बनाने के लिए सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने मोर्चा संभाल लिया। 7 फरवरी को आए सैलाब में गांवों को शहरों से जोड़ने वाले कई पुल बह गए थे, जिससे उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन गांवों को एक बार फिर जोड़ने के लिए BRO के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। तपोवन के रैणी गांव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मशीनों की मदद से वहां जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि फिसलन की वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी हो रही। लगातार टीमें काम कर रही हैं कि जिससे कि जो गांव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जा सके। खबर है कि 3 से 4 दिनों में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान जोखिम में डालकर उन गांवों तक पहुंची जहां पहुंचना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पुल टूट जाने से लोगों को पहाड़ों पर जैसे तैसे चलकर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से ही कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। उनमें भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान पहुंचा पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ की ढलान पर बसे गांवों में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ही नहीं हो सकती। ऐसे गांवों तक राशन और दवाइयां पहुंचाने के लिए तार बांधकर ट्रॉली चलाने की कोशिश की जा रही है। 107 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार हवा ने रूस के मागादान शहर को झकझोर कर रख दिया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं है, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं, क्योंकि तेज हवा की वजह से कई मकानों की टिन की छतें उखड़कर जमीन पर गिर गई। जगह जगह उनका मलबा पड़ा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में लकड़ी की एक छत तो नीचे खड़ी गाड़ी पर ही जा गिरी और उसका कचूमर निकाल दिया। कई इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई। हवा के जोरदार झोंकों ने लोगों का चलना ही मुश्किल कर दिया। वो हवा के दबाव में कदम बढ़ाने के लिए भी मशक्कत करते नजर आए। सरकार ने ट्विटर पर सख्ती के संकेत दिए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर सख्ती के संकेत दिए। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, भारत पे आप काम करिए, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। एक दिन पहले ही सरकार ने ट्विटर के दिल्ली हिंसा मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। सरकार की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि उसके कहने के बावजूद ट्विटर ने भड़काऊ और उकसाने वाले हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में सरकार के रुख का विरोध किया। अगर कोई आपकी आरती ना उतारे, आपकी भाषा ना बोले, आपका चरण वंदन ना करे, तो आप उसका आर्म ट्विस्टिंग करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। इसके अलावा वो जैन मंदिर और माहिम दरगाह भी गए। नाना पटोले सुबह पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। इसी से पहले वो अलग अलग जगह जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तमिलनाडु के तेज गेंदबाज टी नटराजन विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई की गुजारिश के बाद राज्य के क्रिकेट संघ ने उन्हें टीम छोड़ने की इजाजत दे दी। बीसीसीआई चाहता है कि नटराजन बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास करें। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि नटराजन को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबलों में मौका मिल सकता है। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अलावा T20 और वनडे सीरीज भी खेलनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। इस बातचीत में बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को मानवाधिकार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त संदेश दिया। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। प्रशासन ने वहां भीड़ जुटने से किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए खास इंतजाम भी किए। मान्यता है कि इस दिन अपने पितरों को याद करके स्नान और दान दिया जाता है। जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ये नजारा उस वक्त और खूबसूरत हो गया जब उन लोगों पर राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई।
दिन में कई बार हेलीकॉप्टर नदी में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसे वहां पहुंचे लोगों ने भी खूब सराहा। मोदी और योगी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से इस बात का खास ख्याल रखा गया कि श्रद्धालुओं के नदी में डुबकी लगाने के दौरान कोई कोताही न बरती जाए। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गहरे पानी में न जाकर के जहाँ पे बैरिकेड है वहीं तक स्नान करे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए संगम पर पूजा भी की, जिनमें एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन प्रयागराज पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई और नदी में स्नान करने के बाद हाथ जोड़कर मौनी अमावस्या के मौके पर प्रार्थना की। इस दौरान नदी के किनारे खड़े प्रियंका के समर्थकों ने नारे लगाए। वहां पूजा पाठ के बाद प्रियंका गांधी ने नाव में सैर की। कुछ देर बाद वो खुद ही नाव चलाने लगी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में वो दोनों हाथों से चप्पू चलाती दिखी। वहां से निकलने के बाद उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। राजस्थान की एक महिला को एक्टर सलमान खान का घोड़ा बताकर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठगी का शिकार हुई इस महिला ने पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने एक आदमी पर झूठ बोलकर उससे 13 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। उस महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे यह बताकर घोड़ा बेचा था कि वो सलमान खान के मुंबई के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस में घोड़े की देखरेख करता, जिस पर यकीन करके महिला ने उसे 1 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए चेक से दिए थे। लेकिन पूरी रकम देने के बाद भी जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो उसने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उसमें प्रॉपर जांच करे और स्वतंत्र और निष्पक्ष अनुसंधान करके रिपोर्ट दे। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। अब वहां थिएटर के कलाकार भी सेना की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कूद पड़े और इसके लिए उन्होंने अपनी कला का ही सहारा लिया, जिसके बाद म्यांमार के मैंडले शहर से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे वहां सेना का विरोध नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। कलाकार पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धज कर सड़कों पर उतरे कि सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में रंग भर गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो भूतों के भेष में विरोध करते दिखे। वहीं यांगन शहर में रोजाना सड़कों पर उतर रहे छात्रों ने भी इस बार कुछ हटके करने की कोशिश की। उन्होंने ग्रेजुएशन गाउन पहनकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और सेना से चुनी हुई सरकार को सत्ता वापस करने की मांग की। वैष्णो देवी की पुरानी गुफा खोल दी गई। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पुरानी गुफा खोल दी गई। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में जन्मदिन पार्टी के दौरान एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप उसी के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर लगा है। दावा है कि मारा गया आदमी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और उसका पड़ोसी अक्सर उस पर धार्मिक टिप्पणियां करता था। एम्स ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग कराने की सलाह दी। इसी महीने 27 तारीख को यह चुनाव होना है, जिस पर अदालत ने एम्स से राय मांगी थी। अब एम्स ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में भीड़ जमा करना सही नहीं होगा। देश भर में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया। हम तो आधा किलो ले रहे हैं भैया। हाँ, महंगा तो है ही है। सब्जी मंडी में 1 किलो प्याज के दाम 50 से 60 रुपए तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से इस बार प्याज कम आ रहा है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। महाराष्ट्र में जो बारिश हुई, जो आती है सर्दी वाली प्याज महाराष्ट्र की, वो प्याज में थोड़ी सी कमी आ गई। दिल्ली में सरकार ने द इंडिया टॉय फेयर 2021 पर वेबसाइट लॉन्च की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। देश में बने खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला 27 फरवरी से लगाया जाएगा। इंडिया टॉय फेयर 2021 की रजिस्ट्रेशन में आप सब सहभागी होंगे। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों की वापसी समेत कई मांगों के लिए सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई। पानी की बौछार शुरू होते ही भीड़ छटने लगी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। सड़क पर जमे बाकी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सामने जो भी कार्यकर्ता आया, पुलिस ने उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी।
थोड़ी देर में सड़क से भीड़ तो छट गई, लेकिन लाठियां खाने के बाद जख्मी हुए कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर यहां वहां गिरे नजर आए, जिन्हें उनके साथी उठाने लगे। लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस ने पहले से भारी इंतजाम किए थे। लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोलकाता की पुलिस की तैयारी देखिए। यहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढे बना करके इसमें खंभे लगाकर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की खबर है। इसी तरह मुंबई में भी कृषि सुधार कानूनों के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज नाम की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में इकट्ठा हुए ये लोग वहां कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें इसके लिए पुलिस ने वहां पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे, लेकिन कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। जो आक्रोश आपको दिख रहा है, और मुंबई पुलिस की टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है इन लोगों को बैरिकेड्स के पीछे ही रखा जाए। कुछ देर बाद में वो लोग सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। इन लोगों ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये लूटने की और लोगों को तकलीफ देने की ये साजिश चल रही है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा, हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी दलित समुदाय के अधिकार की लड़ाई के नाम पर पैदा हुई, जो अब राजनीति में पांव फैलाने की कोशिश में जुटी। अभी चूंकि देश में बड़ा मुद्दा किसानों का आंदोलन ही है, इसलिए भीम आर्मी किसानों के समर्थन के नाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। यूपी, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता पहले से। वो किसानों की महापंचायतों में पहुंच रहे हैं, यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके। भीम आर्मी की सक्रियता को साल भर बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की रिहर्सल माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने देश भर में 84 जगहों पर अपनी खाली पड़ी जमीन को 45 साल के लिए लीज पर देने की योजना बनाई है। इससे न सिर्फ बेकार पड़ी जमीन से कमाई का रास्ता खुलेगा, बल्कि जमीन पर अतिक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यही नहीं, रेलवे ने राजस्थान के सवाई माधोपुर और चेन्नई में खाली पड़ी जमीन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए, जहां पर निजी कंपनियों की मदद से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसी चीजें तैयार की जाएंगी। खबर यह भी है कि निजी साझेदारी की मदद से 123 रेलवे स्टेशनों को भी नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। रेलवे ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक अपनी जमीन को निजी हाथों में लीज पर देकर भारतीय रेल न केवल अपनी कमाई बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इससे उसकी जमीन भी सुरक्षित रह पाएगी। अमेरिका के अटलांटा में एक डोनट के स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये स्टोर काफी बड़ा था और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना था, जिसमें आग लगते ही आसपास की इमारतों के भी चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्टोर का एक हिस्सा भीषण लपटों में घिरा नजर आया और दमकल हाइड्रोलिक क्रेन से उसके जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करती दिखी। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ही स्टोर को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग लगने के बाद उसके बाहर के हिस्से का बस ढांचा बच गया, जबकि अंदर रखा सामान राख का ढेर बन गया। हालांकि यह हादसा रात के वक्त हुआ और इसलिए उसमें किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर फिर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने फिर कहा कि बीजेपी में वंशवाद के बजाय कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। एथलीट हिमा दास ने डीएसपी बनाने पर असम सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सम्मान मिलने पर उनका उत्साह बढ़ेगा। हिमा दास को डीएसपी बनाने पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खुशी जताई। दिल्ली पुलिस ने सपना चौधरी पर पैसों की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया। सपना पर आरोप है कि वो पैसे लेने के बावजूद कुछ डांस कार्यक्रमों में नहीं पहुंची थी। लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 85 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 78 रुपए 3 पैसे हो गई। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस के पेट्रोल पंप में, और अगर आज के प्राइसेस की आपको तस्वीरें दिखाएं तो फिर से 25 और 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से कई लोगों ने बजट बिगड़ने का दावा किया। आने आने में 1 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है, तो मतलब रोज का 100 रुपये आना जाना, तो फिर बजट तो बिगड़ेगा ही।
पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने धांधली रोकने समेत कई मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग बैनर, पोस्टर और नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। इस दौरान पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की भी अपील की। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ धरना स्थल नहीं है, सारे सड़क को खाली कर दें। लेकिन इस अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सड़क पर ही डटे रहे। अधिकारी काफी देर तक इन प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। दिव्यांग छात्रों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों को यूपीएससी परीक्षा में उनकी जगह लिखने के लिए सहयोगी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 महीने में इस मुद्दे पर नियम और कानून बनाए। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दिव्यांगों को सहयोगी मिलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में अब तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती थी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। अमेरिका के मिनेसोटा में झील में फंसे 26 मछुआरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि वो झील के ऊपर जमी बर्फ पर खड़े थे, जो अचानक टूटकर अलग हो गई और फिर सब वहां फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से निकालकर किनारे तक लाई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो सभी झील के किनारे से दूर बर्फ की मोटी परत पर मदद के इंतजार में खड़े नजर आए। इसके बाद एक एक कर कुछ नावें उनकी मदद के लिए पहुंच गई। ठंडी हवाओं और चारों तरफ बिछी बर्फ के बीच फंसे मछुआरों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। We were out there for 2.5 hours and we heard a few cracks, but then a pretty good pop happened. हालांकि वक्त रहते मदद पहुंचने की वजह से उन सभी की जान बच गई। आंध्र प्रदेश के कड़पा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अतिक्रमण हटाने पहुंची म्युनिसिपल कमिश्नर को लोगों ने दौड़ा दिया। घटना तब हुई जब वो अधिकारी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उनके पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि उस महिला अधिकारी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगानी पड़ी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वो महिला अधिकारी सड़क पर भागती दिखी और उसके पीछे लोगों का हुजूम दौड़ता नजर आया। खुद को भीड़ से बचाने के लिए वो पास की एक दुकान में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दुकान का शटर बंद कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने एक आदमी से मारपीट शुरू कर दी, जिसे पुलिस के जवान बचाने की कोशिश करते रहे। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जुड़ गई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, जिस पर कई लोग उनसे उलझ गए। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को राहत मिल गई। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बड़ी राहत दी और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले सलमान ने अदालत को बताया था कि उनका हथियार कहीं खो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए उन्होंने अपना हथियार जमा करवाया था। तो 1 साल पहले पुलिस कमिश्नर मुंबई के कार्यालय में जमा करवा दिया था। आईटी, गैस और मेटल समेत कई सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में गिरावट का दौर थम गया। सेंसेक्स 222 अंक चढ़कर 51,532 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 67 अंक ऊपर 15,173 पर पहुंच गया। वेस्टइंडीज ने ढाका में दूसरे टेस्ट मैच में संभली शुरुआत की। उसने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 223 रन बना लिए। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को कुछ शर्तों के साथ 13 फरवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल मुगल गार्डन का उद्घाटन करेंगे, जहां इस बार ट्यूलिप की जगह गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र होंगे। कोरोना काल में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को पहली बार खोला जा रहा है और इस बार आकर्षण का केंद्र ट्यूलिप्स नहीं बल्कि 138 प्रजाति के गुलाब होंगे। 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर लोग मुगल गार्डन की सैर कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इस बार हम ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू ही लोगों की एंट्री अलाउ करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पाइप फैक्ट्री आग की भीषण लपटों में गिर गई। हादसे के वक्त वहां कई मजदूर अपने काम में जुटे थे, तभी तेज लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के चारों तरफ आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया।
इससे पहले कि आग आसपास की दूसरी इमारतों में फैलती, लोगों ने दमकल विभाग को खबर की, जिसके बाद थोड़ी देर बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इस बीच वहां डर की वजह से लोग एक ही जगह पर जमा हो गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। मुंबई में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में कैनरा बैंक के कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ गए। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि नेपाली नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये गोरख धंधा कैनरा बैंक के अंदर मौजूद एक सेंटर से चलाया जा रहा था। इस सेंटर को UIDAI यानी आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी ने बैंक के रजिस्ट्रार के नाम जारी किया था, लेकिन बैंक के नाम पर जारी हुए इस सेंटर को एक निजी कंपनी के हाथ में दे दिया गया, जो नेपाली नागरिकों से मोटी रकम लेकर उनका आधार कार्ड बना रही। रिपोर्ट के मुताबिक 100 रुपए में बनने वाले आधार के लिए 3,500 से लेकर 8,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे और इसी वजह से अब बैंक के रजिस्ट्रार समेत कई दूसरे कर्मचारी भी मुंबई पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही। यही नहीं, पुलिस को इसी तरह कई दूसरे बैंकों में भी फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने का शक है। यूपी के बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम का भी इस्तेमाल किया। और इसकी जरूरत तब पड़ी जब एक बदमाश गन्ने के खेत में छुप गया। एक तरफ पुलिस वाले सरेंडर करने की अपील करते रहे, दूसरी तरफ खेत में मिर्ची बम फेंकते रहे। चारों तरफ से घिर चुके हो, तत्काल पुलिस को अपने को पुलिस के हवाले कर दो। बागपत में कारोबारी से कार लूटने की घटना के बाद बदमाशों की धरपकड़ शुरू हुई थी, लेकिन मुलजिम पुलिस से बचने के लिए गन्ने के खेत में छुप गए। 2 बदमाशों को तो कुछ ही देर में पुलिस वाले खेतों के बीच से निकाल कर ले आए। दोनों बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो चुके थे, लेकिन तीसरा बदमाश हाथ नहीं आया। आपके द्वारा गाड़ी लूट की घटना की गई है। आज तौबा करें पुलिस के समक्ष, फायरिंग न करें। इसके बाद जो हुआ